थैंक्स। दोस्तों, आप सबका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे बीएसपी से ये ईमेल आया और मैंने जाना कि वो इस पैनल डिस्कशन के बारे में सोच रहे हैं और इसका आयोजन कर रहे हैं। हमारे पैनल का शीर्षक है शिक्षा, शहर और जाति। तो हम शिक्षा के सवाल से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप शायद जानते होंगे, अंबेडकर ने अपने काम में शिक्षा पर निरंतर जोर डाला। वो दलितों के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं चाहते थे, उच्च शिक्षा चाहते थे। वो सोचते थे कि केवल उच्च शिक्षा के जरिए ही दलित छात्र अपने समाज के प्रतिनिधि बन सकते हैं और सत्ता में भाग लेकर जमीनी हालात बदलने का प्रयास कर सकते हैं। जहाँ प्राथमिक शिक्षा हमें अक्सर इस लायक बना देती है कि हम मौजूदा हालात में अपना स्थान बना लें, उन्हीं हालातों में स्वयं को ढाल लें, उच्च शिक्षा हमें उन हालातों को बदलने की क्षमता और हिम्मत दे सकती है। ठीक ऐसी ही सोच अमेरिका में W.E. डुबोइस की भी थी। उन्होंने भी यही दोहराया था कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, ये उन्होंने कहा था 1903-1904 उस अरसे में, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर नहीं डालना चाहिए, उच्च शिक्षा पर जोर डालना चाहिए, क्योंकि यही किसी पिछड़ी जाति को राजनीतिक शक्ति दे सकती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने बार बार देखा है कि दलितों को, महिलाओं को, मुसलमानों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में जगह तो मिली है, लेकिन उन्हें यहाँ मित्रता नहीं मिली, साझापन नहीं मिला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उन्हें आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं मिली। इस स्थिति में कैसे बदलाव आ सकता है? मैं शुरू करना चाहती हूँ शुभम से। शुभम आईआईटी में पहले बीटेक कर चुके हैं और अब हमारे डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं। और वो दिल्ली के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी परिचित हैं। तो शुभम, आप अपने विचार थोड़े बताएं इस बारे में। Thank you, Professor Samula. इस इस बारे में कि मैं लाभ लिया। हेलो, इट्स नॉट वेरी क्लियर। बहुत साफ नहीं आ रही आपकी आवाज। Let me. Is it better now? हाँ। ओके। तो मेरा मानना है कि असल में भारत में शिक्षा, जो उच्च शिक्षा के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम हैं। माने जो जनसंख्या है, जनसंख्या के रेशो के हिसाब से देखा जाए तो उच्च शिक्षा के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम है और वहां तक पहुंचने का जो जो जरिया है, जो रास्ता है, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और चैलेंजिंग रास्ता है। और उस जैसे जेई का ही उदाहरण ले लें। मैंने जेई की तैयारी की थी, तो जेई की तैयारी का रास्ता ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, व्याकुलता, निराशा से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत व्याकुल होते हैं जब आप उच्च शिक्षा में आप वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय मुझे, और ये खास बात है कि ये जो व्याकुलता है ये मेरिट और या जाति के डिस्कोर्स या उन्हीं के थ्रू आती है। क्योंकि जैसे मेरे को जब मैं तैयारी कर रहा था तो कई बार मेरे को बोला गया था कि आईआईटी की तैयारी तो आप करो, पर आपका सिलेक्शन वो गिने चुने 3 या 4 आईआईटीज में ही होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी मैं सुनता था कि ज्यादा आईआईटीज नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आईआईटी की जो है क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी। और ये बात मुझे वाकई
ताज्जुब भरी लगती थी कि नहीं, हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस होने चाहिए, हमारे पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। पर यहाँ डिमांड है कि नहीं, ज़्यादा मत कीजिए, वो क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी। तो उससे कई बार ये सवाल उठता है कि उच्च शिक्षा भारत में क्या है? क्या वो केवल सामाजिक श्रेणियों को बनाए रखने का एक माध्यम बन गया है, या फिर उच्च शिक्षा में वो वो पोटेंशियल बचा है, जैसे आप कह रही थी बाबा साहेब का जो जो सपना था कि उच्च शिक्षा के थ्रू जो जमीनी रियलिटी पे जो है वो कोई इंटरवेंशन किया जा सके। तो ये मुझे ये मुझे सवाल लगता है कि उच्च शिक्षा का क्या मतलब रह गया है अभी के हालात में। और दूसरा मेरा मानना है कि कई हद तक जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, वहाँ पे दलित दलित या ट्राइबल या जो बाकी आपने गिनाए, उनके अध्यापकों के ना होना इस मामले में काफी जिम्मेदार है। जब तक अध्यापकों में भी वो जो प्रोपोर्शन है, जो विविधता है जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, वो नहीं होगी, तब तक वो सेफ स्पेस बन पाना काफी मुश्किल है। शुक्रिया शुभम। हाँ हाँ, मैं सौम्या प्रताप चौधरी से भी पूछना चाहूंगी, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें, और फिर यशपाल जी। जी जी जी, थैंक यू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का, इस फोरम का, कि उन्होंने मुझे शामिल किया इसमें, इस तरह की बातचीत में। और सिमोना, आपने सवाल, बहुत सटीक सवाल है जो आपने शुरू की है इस बात से। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ बातें शुभम ने बिल्कुल जो ज़मीनी बात है वो कह दी है, उसके अपने खुद के तजुर्बे से ये बात निकलती है। लेकिन इसको मैं एक तो ये जो बात है कि उच्च शिक्षा, अंबेडकर जिस तरह से उच्च शिक्षा, और सही बात है कि अंबेडकर या ड्यूबॉय और भी लोग हैं जो सोशल रेवोल्यूशनरी, एक तरह से क्रांतिकारी सोच का हिस्सा हैं, जो इतना जोर डालते हैं शिक्षा पर, वो उस उनके लिए शिक्षा का मतलब क्या, अर्थ क्या है, मुझे लगता है इसको जहन में रखने की जरूरत है। और यहाँ पर एक छोटा सा अगर वाकया हम लें, अंबेडकर की शुरुआत के दिनों में, अमेरिका से लौटने के बाद 1920 के दशक में, जब बहिष्कृत भारत अखबार वो निकाल रहे थे, तो उसके मास्टहेड पर बिल्कुल शुरुआत में जो घोषणा होती थी, उसमें वो बहुत ही पहचाना एक स्लोगन है, जो घोषणा है, और वो लिखा रहता था कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जो एक्चुअली एक फेबियन सोशलिस्ट वो है, घोषणा है, जो मार्क्सिस्ट ने भी इस्तेमाल किया, जैसे ग्रामशी भी इस पर काफी कुछ बोल लिख चुके हैं। तो उसमें एजुकेट को ऑर्गेनाइज और एजिटेट के साथ रखा गया है। और जाहिर है कि ऐसी इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ उच्च शिक्षा में ही हो सकता है। यानी कि उच्च शिक्षा एक राजनैतिक जगह है, एक राजनैतिक राजनीति से जुड़ी हुई चीज है। राजनीति का मतलब सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, राजनीति का मतलब एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई बात है, जो उच्च शिक्षा के साथ ही आ सकती है। और जो यूनिवर्सिटी, तो उसका जाहिर है कि वो जमीनी जो जगह होगी जहां पर ये चीजें उभरेंगी, वो यूनिवर्सिटी है, पर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है अम्बेडकर के लिए ये बात। यूनिवर्सिटी और समाज के बीच एक तरह का ट्रांसमिशन चैनल जैसे होता है ना, एक कन्वेयर बेल्ट जैसा होता है, और वो खुलता है उच्च शिक्षा के माध्यम से। और इसलिए उच्च शिक्षा को वापस कम्युनिटी में लाना, चेतना के चेतना या समझ, ग्रामशी कहा करते थे कि हम सबको एडुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सामूहिक समझ की जरूरत है। वी रिक्वायर ऑल योर इंटेलिजेंस। ये बहुत सी कमाल की बात है। और अम्बेडकर, मुझे लगता है, इस बात में पूरी तरह से वो इसके साथ उनकी रजामंदी होती है इस बात पे कि ये एक तरह का इगैलिटेरियन इंटेलिजेंस की बात है, सामूहिक समझ की बात है, जो सब में है।
पर उस समझ को रास्ते नहीं मिलते, जरिया नहीं मिलता है। और उच्च शिक्षा एक जरिया है उस समझ, जो समझ सिर्फ उच्च शिक्षा से नहीं बनती है, वो पहले से सबके अंदर होती है। वो एक समता या बराबरी या मित्रता, जो सिमोना ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका हिस्सा है। उसके बिना मित्रता नहीं हो सकती। उच्च शिक्षा का जो स्थान है, यूनिवर्सिटी जैसी जगह, वो उसका एक प्रयोग मात्र है और बहुत जरूरी प्रयोग है, लेकिन उससे एक चैनल खुलता है। तो एक ओवरऑल बड़े पैमाने पर मुझे ये बात कहनी थी। अब जो खास मतलब आज की स्थिति की बात है, तो बहुत सारी बातें हम, मुझे लगता है धीरे धीरे उन बातों में आ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज के ज़माने में ख़ासकर, और ये सिर्फ आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, संस्था की बात नहीं है, जो ज़ाहिर है कि टेक्निकली टेक्नोक्रेटिक कह लें या जो भी कह लें, उससे प्रभावित है। ये टेक्नोक्रेटिक सोच सारे समाज में है, जो पूंजीवाद से जुड़ी हुई चीज़ है। और हमारे देश में पूंजीवाद का एक खास चेहरा है, जिसमें जाति उसका हिस्सा है, उससे बाहर नहीं है। लेकिन जाति पूंजीवाद का हिस्सा कैसे बन रहा है और उसका विश्लेषण क्या होगा, वो एक बड़ा जटिल विषय है। लेकिन पूंजीवाद को इस चर्चा में लाने की जरूरत है, क्योंकि पूंजीवाद की वजह से ही इंडिविजुअली हम जिस तरह से इन चीजों को जाहिर करते हैं, ये जो डाइल्यूशन हो जाएगा क्वालिटी का, हमारे खुद के जो हमारी खुद की जो हैसियत है वो दूसरों से बढ़ जाएगी, और हमें अपना जो डिजर्व करते हैं हम आगे, जो अपॉर्चुनिटी है हमें नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह। ये पूंजीवाद की सोच है जो हमारे देश में बहुत गहराई तक एक खास तबके तक पहुंची, सारे समाज में नहीं पहुंची, पर एक खास तबके तक पहुंची। और वो तबका वर्चस्व है उसका, वो क्लास से जुड़ी हुई बात है, उसका वर्चस्व है। लेकिन इकोनॉमिकली, स्टेटिस्टिकली मुझे लगता है दिखाया जा सकता है कि इस मामले में कम से कम जो जातियां हैं जो मार्जिनलाइज्ड रही हैं, जो जुल्म का शिकार रही हैं, और जो ऐसे क्लासेज जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, वो करीब करीब जो जनसंख्या दोनों में करीब करीब बटी, मतलब जो लोअर कास्ट के हैं वही डिप्राइव्ड क्लासेस की भी इस मामले में कम से कम। दूसरे मामलों में ये पूरा जो विश्लेषण है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, पर इस मामले में उच्च शिक्षा से वंचित जो लोग हैं वो लोअर कास्ट, इस बात को मुझे लगता है हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, इतना अभी शुरुआत के लिए था। हाँ, शुक्रिया। सौम्यव्रता, आपने एक बहुत ही अहम यहाँ पे सवाल उठाया है कि शिक्षा का चेतना बदलने में क्या उसका क्या महत्व है। और ये फेमिनिस्ट थिंकर्स ने भी बार बार इसी बात पर जोर दिया है। तो यशपाल जी, आप आगे कैसे इस बात को ले जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बीएसपी का कि मुझे इस पैनल में इनवाइट किया, दो आई एम मच यंगर टू एवरीबॉडी, एंड आई थिंक आई एग्री विथ जो भी बुनियादी बातें प्रोफेसर चौधरी ने रखी है, शुभम ने हाईलाइट किया है, सभी से आई थिंक वो बहुत सी चीज़ें सामने लाती है। मुझे ये लगता है कि इस सवाल जो आपने उठाया कि उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनमें मित्रता का अभाव है, साझेपन का अभाव है, कुछ तबके के लोगों के लिए आवाज उठाना एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो ये मुझे लगा पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो मित्रता होती है, साझापन होता है, वो आता कहाँ से, और उच्च शिक्षा की संस्थाओं में, और जो भी इन संस्थाओं में जो भी हम हमारे जो भी रिलेशंस बनाते हैं, जो भी मित्र बनाते हैं, या जो जिस तरह से हम फैलते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, वहां पे ये हम क्यों पैदा नहीं कर पाते हैं? इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडली या थोड़ा बड़े पैमाने पे सोचने की जरूरत है, और इसको ध्यान में लेने की जरूरत है कि ये सब संस्थाएं एक बड़े से वातावरण का हिस्सा है, जो वातावरण कास्ट की जो आइडियोलॉजी है, कास्ट की जो सोच है उससे बना हुआ है। और वो जो सोच है वो इनहेरेंटली एक तरह से वो बुनियादी स्वरूप से
मित्रता, साझापन हो या किसी तरह का प्रतिकार हो या किसी तरह का सवाल उठने की एक आकांक्षा हो, उसके खिलाफ है। वो मतलब वो कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं पैदा करता कि ये सब चीजें पैदा हो। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो सवाल हम उठा रहे हैं इस पूरे पैनल डिस्कशन में कि ये जातिवाद है क्या, जाति का मुद्दा है क्या, जाति का अनुभव है क्या, और हम एक व्यक्ति के स्वरूप में या एक समूह का सभासद होने के स्वरूप में कैसे हम इससे अफेक्ट हो रहे हैं, या कैसे हम इसके परिणाम को जूझ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो एक बात तो बहुत समझ आती है कि एक तरह का करेज चाहिए, कि इस तरह का सवाल उठाने के लिए करेज चाहिए कि आप पूछे कि इस तरह का सवाल, और क्यों करेज चाहिए। प्रोफेसर चौधरी ने बहुत बहुत सटीक तरीके से हमें ये समझाने की कोशिश की कि देखो, सिर्फ जाति का मुद्दा नहीं है, जाति जैसे अभी पूंजीवाद का जो हमारे यहाँ का चेहरा है उससे जैसे जुड़ी हुई है, उसको भी उतना ही समझना जरूरी है। और उसी के साथ उसी को आगे लेके जाके हम कहते हैं कि जाति जैसे पितृसत्ता से जुड़ी हुई है यहाँ के, उसको भी समझना जरूरी है। और इसी के जरिए हम अगर जाति का हमारा खुद का रिलेशन देखे जाति से, तो हर तरीके से दलितों में भी, अलग अलग तबकों में भी हर कोई जाति से एक तरह से बेनिफिटेड है, बेनिफिशियरी है, सब सिस्टम के ये बेनिफिशियरी है। और अगर हम अंबेडकर का थोड़ा सा विश्लेषण पढ़े तो इसमें ये करेज की बात इसलिए आती है कि क्योंकि हम बेनिफिशियरी है तो हमें एक मॉरल करेज लगेगा, एक ऑनेस्टी लगेगी, एक जिसे बाबा साहब कहते थे कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी लगेगी, दैट कि हम हमारे प्रिविलेजेस को क्वेश्चन करें। जैसे एक पुरुष होने के नाते अगर मैं मेरे प्रिविलेज को, जाति के प्रिविलेज को क्वेश्चन कर रहा हूं, तो पितृसत्ता से मुझे जो प्रिविलेज मिला है, भले जाति से एक विक्टिमहुड मिला हो, बट पितृसत्ता से तो एक प्रिविलेज मिला है। तो इस तरह का जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है, उसको हमें ध्यान में रखकर जो एक सवाल उठाने का हमारा प्रयास है कि जातिवाद क्या है, वो उच्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैसे ऑपरेट करता है, वो स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को या पूरे वातावरण को कैसे एक तरह से शेप करता है। तो इसके सवाल के लिए आई थिंक ये एक पहली बात मैं कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ये चर्चा लेके जाने की एक सजेशन करता हूं कि इस तरह से कि हमें शायद क्लासरूम के अंदर भी झांकना चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, क्लासरूम में होता क्या है। और खास करके जब आप किसी भी माइनॉरिटी, पावरलेस माइनॉरिटी, हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी या किसी भी तरह के एक डिफरेंट कम्युनिटी के सभासद हैं, उस वक्त आपका क्या अनुभव रहता है क्लासरूम में। तो एक बात तो मतलब हमने देखी है, जानी है कि क्लासरूम एक बहुत ही इमेंसिपेटरी एक तरह का जो हमें एक वजूद देने वाली जगह है, हमारी आंखें खोलने वाली जगह है, हमें बहुत सी चीजें समझाने वाली जगह है। बट बहुत से लोगों के अनुभव में, शायद अंबेडकर के भी अनुभव में, क्लासरूम में वो जगह, वो एक जो स्पार्क चाहिए, एक जो इल्यूमिनेशन चाहिए, या एक इंसाइट मिलने का जो एक प्रक्रिया है, वो दिखाई नहीं देती है। उल्टा क्लासरूम में जो भी प्रोसेसेस है वो इतनी पावर रिलेशन से बंधी हुई है कि अगर जाति का विषय उठता है और हर तरह के इश्यूज से जाति का प्रश्न जुड़ा होने की वजह से वो उठता है, तो तब जब जो भी जाति के नीचे के तबके से है, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। एक स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं हम सोशल साइकोलॉजी में, माइनॉरिटी स्पॉटलाइट इफेक्ट, की बस अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सवाल का जवाब दे। और दूसरी बात ये भी दिखती है, एक फाइनल पॉइंट, कि ये भी दिखती है कि पूरे वातावरण में एक तरह की ऐसी सोच है कि मतलब क्योंकि ये करेज से जुड़ा हुआ है, एक मॉरल स्टांस से जुड़ा हुआ इशू है, इसीलिए एक तरह का ब्लाइंडनेस बहुत ही लोगों को मदद करता है अपने दैनंदिन व्यवहार में। एक अपनी जो छवि है, मानसिक
तरह की भी और एक सामाजिक तरह की भी जो एक छवि है उसको बरकरार रखने में एक तरह का ब्लाइंडनेस बहुत मदद करता है। बट वो कितना कारगर है एक ऐसा वातावरण बनाने में जिसमें मित्रता पैदा हो अक्रॉस द क्लास बाउंड्रीज, अक्रॉस द क्लास बाउंड्रीज, एक डिग्निफाइड एक साझापन हो, एक हार्मनी बने, और जिनको दर्द हो रहा है वो कम से कम कह सके कि हमें दर्द हो रहा है और सुनने वाले सुने। तो इस तरह का वातावरण करने के लिए मुझे लगा कि इस तरह के भी नजरिए की जरूरत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये सवाल इतने जटिल हैं, और जैसे आप सबने ही कहा कि केवल जाति को अकेले में नहीं देखा जा सकता, उसका पूंजीवाद से क्या रिश्ता है, उसका पितृसत्ता से क्या रिश्ता है, ये सब बातें सोचने की हैं। और फिर अगर हम आगे का उपाय सोचें तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल और घने सवाल हमारे सामने उठते हैं। लेकिन समय हमारे पास आज थोड़ा कम है। मैं दूसरा सवाल पूछूंगी जो इसी बात पर है, उच्च शिक्षा की बात पर, लेकिन एक थोड़े दूसरे नज़रिए से, और जानना चाहूँगी आप सबकी प्रतिक्रिया। तो जब हम जाति और शिक्षा की बात करते हैं तो अक्सर लोग सबसे पहले आरक्षण के बारे में सोचते हैं। ये आप सबका अनुभव होगा, मेरा तो ज़रूर है। जब भी मैं जाति की बात करती हूँ क्लासरूम में भी, तो सबसे पहले आरक्षण की ही बात बच्चे किया करते हैं। खास करके जो लोग सशक्त परिवारों से हैं, सवर्ण परिवारों से, उनकी जाति संबंधित सोच केवल आरक्षण तक ही अक्सर सीमित रहती है। शायद हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है उसकी एक बहुत भयानक कमी ये रही है कि वो आरक्षण के बारे में बच्चों की सोच बिल्कुल बदल नहीं पाई। इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये विचार है कि आरक्षण काबिलियत का दुश्मन है। वे सोचते हैं कि जहाँ आरक्षण है वहाँ काबिलियत ज़रूर ही पीछे रह जाएगी, वहाँ मेरिट नहीं रहेगा, या आरक्षण हो सकता है और या मेरिट। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि वही लोग जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, वो दूसरी ओर ये भी चाहते हैं कि उनके समाज, उनकी कम्युनिटी आरक्षण की हकदार बने। तो एक ओर आरक्षण की निंदा और दूसरी ओर आरक्षण में भागीदारी की तीव्र इच्छा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा संक्षिप्त में अगर जवाब दे सकें ताकि हम कुछ और भी सवाल उठा सकें यहाँ। सौम्या प्रथा, आप बोलना चाहेंगे पहले? हाँ, मतलब जरूर जरूर जरूर। हाँ। हाँ, तो इसमें पहली बात तो जो मैंने पहले कहा था उसी को फिर दोहराऊंगा कि इसमें सबसे पहली बात तो ये जो काबिलियत की बात है, इस काबिलियत की समझ क्या है लोगों में। समाज में काबिलियत का मतलब क्या है? या तो काबिलियत को हम जैसे किसी निजी मामला समझें, कभी उस निजी मामले को हम IQ वगैरह के हिसाब से उसकी छवि बनाए, या फिर परीक्षा के नंबर वगैरह, और आखिर कर जाहिर है कि करियर, नौकरियां, पैसे, जो एक पूरा आधुनिक समाज का पैमाना है। और उसमें बिल्कुल सीधी बात है कि अगर हम इस नजरिए से देखते भी हैं तो भी इंडिविजुअल जो समाज में पहले से इतने सालों से, इतने सदियों से जो हाशिए पर है, जो जुल्म का शिकार है, वो किसी और के साथ इस तरह के मानक या पैमाने से वो उसकी उसकी जैसे काबिलियत कहते हैं, मेरिट कहते हैं, जो भी उसको अगर मान भी लें तो उसका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब अनफेयर है। ये तो जाहिर है कि ये गलत है, ये गलत है। तो किसी भी तरह से ये रैशनल नहीं है। लेकिन फिर भी समाज में जो जिनका वर्चस्व है, जो ऊंची ऊंची जातियां हैं, वो फिर भी कहती हैं कि नहीं नहीं,
हम जाति के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ एक एक इंसान के दूसरे इंसान के कंपटीशन के बारे में कह रहे हैं। जिसकी काबिलियत ज्यादा है उसे उसे जीतना चाहिए, जैसे कि रेस है, मतलब जैसे रेस है। लेकिन जैसे कहते हैं को प्लेइंग फील्ड ही वो नहीं है, फेयर नहीं है। तो पहली बात है, जाहिर है ये सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, हम सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस बात को पता होते हुए भी हम कहने की हिम्मत नहीं करते, या कहना हमारे लिए ऊंची जातियों के लिए ज्यादातर असंभव हो जाता है। ये पहली बात है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इस काबिलियत के आइडिया को ही, जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरह से अम्बेडकर ने समझा था, जिसे और लोगों ने समझा था, कि इसको हम एक बराबरी की नजर से देखें कि आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस खुद ही अपने आप में एक जेनेरिक मामला है, हर इंसान का हिस्सा है। इंसानियत बनती है एक तरह की जेनेरिक इंटेलिजेंस। ये निजी मामला जो है वो सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में, खास कुछ पैमानों से हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन मौलिक तरीके से इंटेलिजेंस जो है वो जेनेरिक है, वो यूनिवर्सल है। अगर उसे हम इंटेलिजेंस का नाम देना चाहते हैं तो ये पहली बात है, ये कह सकते हैं सैद्धांतिक बात है। दूसरी बात है जो इतिहास, हमारे पिछले 60-70 साल के इतिहास से जुड़ी हुई बात है। इसमें शहरी तबकों में आरक्षण के प्रति जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आई है मंडल कमीशन के बाद आई। हम लोग जब छोटे थे तब आरक्षण एक ऐसी चीज थी जो समाज के किसी कोने में SC ST के लिए होता है, लेकिन वो हमारे ऊंची जातियों की जिंदगी से पर थोड़ा बहुत असर होता भी होगा, लेकिन उसकी चेतना बहुत 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 कमजोर थी। लेकिन मंडल कमीशन के बाद अचानक हमारे समाज में एक तरह से वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में, फोकस में आ गया, और उसकी प्रतिक्रिया इतनी भयानक रही, इतनी हिंसक रही। और एक तरह से वो हिंसा जो मंडल कमीशन के दौरान, वो हिंसा सड़कों पे आ गई थी, लेकिन आज वो हिंसा जो है वो हम अंदर कहीं ना कहीं अपनी चेतना में पूछी जाती है, उसको अजीब तरीके से कभी दबा कर कभी बाहर निकल आती है। और आखिरकार जो सिमोना ने भी बात कही, वो आज के दौर में काउंटर रिजर्वेशन, कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन, हमारे लिए भी आरक्षण, ये एक प्रतिक्रियात्मक रिएक्शनरी डिमांड है। लेकिन अलग अलग कारणों से राजनीतिक दलों की अपने फायदे के लिए कुछ ये जो डिमांड्स हैं, इसको अब जगह भी मिल रही है। कोर्ट भी कुछ हद तक, खैर वो एक दूसरा वो है, पहलू है। तो ये दो बातें हैं जो मैं रखना चाहता था। और अगर हम इसको और थोड़ी गहराई में देखें, जो यशपाल साहब ने भी ये बात कही थी कि हमारे खुद के क्लासरूम में इसका कैसे ये पूरी चीज उभरती है, तो ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग उस तरीके से उभरती है, जहाँ जो आते हैं, जो रिजर्वेशन आरक्षण के माध्यम से आते हैं, उनको तो बिल्कुल एक तरह का सेग्रीगेशन तो उनके साथ होता ही होता है। इससे तो हम भले ही हम कहते रहे कि ना हम नहीं करते, पर एक पूरे उच्च शिक्षा का एक पूरा हमारे देश में कम नहीं ज्यादा ही आजकल उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। और उसमें फिर कहा जाता है कि हम रेमेडी करते हैं, हम तो मतलब उसमें ये इस तरह की लॉजिक भी होती है कि हाँ, आरक्षण से आए हैं तो जाहिर है कि कमजोर है, पहले से ही मानकर चलते हैं। तो ये बहुत अजीब लॉजिक है। आरक्षण का मतलब क्या? आरक्षण मतलब, ये फिर से मैं कहता हूँ, ये बात है, ये सैद्धांतिक बात है लेकिन जरूरी है। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि कमजोर है तो हमने उनको आरक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा में जगह दी। आरक्षण का मतलब ये है कि क्योंकि हम सब बराबर हैं और वो बराबरी काबिलियत के नजरिए से भी बराबर हैं, इसलिए कुछ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस की वजह से आरक्षण से वो हमने उसको कॉम्पेंसेटरी, अफर्मेटिव हमने जगह दी है अपनी तरफ से। लेकिन कमजोर नहीं है, ये सैद्धांतिक बात बहुत जरूरी। लेकिन ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे बर्ताव में यही अजम्पशन रहती है, यही हमारे बर्ताव में नाबराबरी का जो क्या कहें अंग्रेजी में, रिफ्लेक्स, जैसे बॉडी में रिफ्लेक्स होता है, वैसे रिफ्लेक्स होता है कि अरे ये तो एक अलग तबका है, कैटेगरी है। इसलिए ये बात मुझे लगता है, मैं कहूंगा कि जनरल और रिजर्व कैटेगरी की जो सतीश देशपांडे ने इसके बारे में लिखा भी है, ये बहुत इसको नजाकत से बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। जनरल में रिजर्व भी है, जनरल और रिजर्व दो अलग नहीं है। जनरल में सब है, और फिर रिजर्व है
एक खास हिस्टोरिकल एक्सेप्शन के लॉजिक से, वो कहाँ से आया, क्या उसकी प्रॉब्लम, वो सब उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे समझना जरूरी कि जनरल का ऑपोजिट नहीं एक्सेप्शन, जनरल का ऑपोजिट नहीं रिजर्व। इसलिए कई बार ऐसा मैंने देखा है उच्च शिक्षा के उसमें आता है कि अरे रिजर्व्ड है लेकिन जनरल में भी आ रहे हैं, तो जनरल की सीट में क्यों अप्लाई किया, रिजर्व में वो एक सीट क्यों, जनरल की सीट क्यों खराब कर, जैसे वो जनरल का हिस्सा नहीं। तो ये, हाँ, ये बातें मैं रखना चाहती थी। हाँ, ये बहुत ही वज़नी बात आपने कही और बहुत ज़रूरी है इसको बार-बार दोहराना, क्योंकि ये हम हमेशा आस-पास देखते हैं, सुनते हैं। इसी प्रकार की चर्चा जिसकी आपने यहाँ बात की, जनरल और रिज़र्व्ड कैटेगरी को ऐसे समझा जाता है कि वो बिल्कुल एक-दूसरे के विपरीत हैं, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यशपाल जी, मैं चाहूँगी कि आप भी आरक्षण के बारे में कुछ कहें और आप अपने काम, अपने शोध से जोड़कर कुछ हमें इसके बारे में बताएँ, क्योंकि आपने अपने काम में भी ये सवाल उठाया है कि हमारी मानसिकता के बुनियादी ढांचे में जाति का इतना गहरा प्रभाव क्यों बना रहा है। आपने इस पर काफ़ी काम किया है कि इतने बरस हो गए हैं, फिर भी ये प्रभाव कम नहीं हुआ, जैसे हमें अपनी पकड़ में रखे है। तो आप अपने रिसर्च से भी जोड़कर अगर कुछ आरक्षण के बारे में कहना चाहें और आरक्षण के जैसे हम देख रहे हैं अजीब-अजीब सी प्रतिक्रिया है आरक्षण को लेकर, तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहें। जी, जी, जी। मुझे लगता है प्रोफेसर चौधरी ने बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, मैंने अभी तक नहीं सुना था इतनी अच्छी तरीके से ये पूरे आरक्षण का जो एक ढांचा है वो समझाया हो किसी ने। एक चीज जो जो आप मानसिकता का आपने सवाल उठाया कि मानसिकता से जो जुड़ी हुई है कि ये जो जिसे हम कहते हैं कि विरोधाभास है वो आ कहाँ से रहा है, ये जो एक डायलेमेटिक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, वो आ कहाँ से रहा है जो अलग अलग तरह के विचारों में और उस तरह के बिहेवियर से भी जुड़ा हुआ है कि एक तरह का स्टिग्मा है, एक तरह का कलंक है रिजर्वेशन से किसी भी तरह से जुड़ना, और दूसरी तरफ से एक तरह की मांग भी है कि हमारा भी हक है। तो ये आ कहाँ से रहा है? मेरे संशोधन के हिसाब से मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट है सूर्योदय शर्मा, जो इसी सवाल को लेकर एक संशोधन के चलते ये बात हमारे ध्यान में आई कि एक जो समझ है वो समझ एक विक्टिम होने से जुड़ी हुई है कि हम भी भले हम जो भी कोई कास्ट स्ट्रक्चर रहा हो इतिहास में उससे हम बेनिफिटेड है, बट अभी हमारी हालत देखो कोई अलग नहीं है, हम भी उसी तरह से पीड़ित है जिसी तरह से बाकी सब लोग पीड़ित है। तो बट जब जब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, जब लाइफ अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, जॉब में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो या किसी भी बाकी चीजों में हो, वहां पे हम क्यों, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो ये जो एक हाँ, ये बिल्कुल मतलब एक मैं इसको ज़रा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आजकल तो ऐसे लगता है कि जैसे पीड़ित अपने आप को पीड़ित साबित करने की होड़ लगी हुई है। या हाँ, ये कि बिल्कुल सही कौन बात सबसे ज़्यादा पीड़ित है। है। एक तरफ ये और दूसरी तरफ लेकिन अपनी अपना पावर दिखाना, अपने आप को शक्तिमान दिखाना वो भी होड़ है। तो ये एक द्वंद्वात्मक सी बात है। द्वंदात्मक सी बात इस विचार से आ रही है कि हम किस तरह से पीड़ित है, और ये पीड़ित होने का जो एक चेतना है वो अपनी किसी वैक्यूम में नहीं बनी है, वो बाकी समूह कैसे पीड़ित है उसके कंपैरिजन में हम कितने अलग तरीके से एक्सक्लूसिवली हम पीड़ित है, ये एक दूसरे को बताने की एक कंपटीशन है।
तो एक तरह का विक्टिमहुड है, बट वो कॉम्पिटिटिव तरह का विक्टिमहुड है, और वो कॉम्पिटिटिव तरह का विक्टिमहुड इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। मेरे समझ से ये दो चीजों से आ रहा है जिसपे हम सबको विचार करना चाहिए। एक तो हमारी इतिहास की समझ, कि हम इतिहास को समझते कैसे हैं, और दूसरा हम जो एक बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी, जो बराबरी की समझ, जैसे प्रोफेसर चौधरी ने समझाया कि जो बराबरी की समझ है, वो बराबरी की समझ हम किस तरह से समझते हैं। बेसिकली बराबरी का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर। तो ये फीलिंग कहां से आ रही है कि आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, उसको सीट मिली, मुझे नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, मुझे तो ज्यादा मार्क थे। तो ये जो दिख रहा है सामने, वो इसीलिए कि वो इतना एक्सेसिबल है, वो इतना ताजा, इतना सामने है कि वही सही लगता है। बट उसको हम करते हैं कि उसी एक घटना को हम देख रहे हैं, उसका जो अवकाश है, उसका जो वातावरण है जिसमें वो घटना घट रही है, उसको हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं। और उसको हम ध्यान में देंगे तो ये समझ में आएगा कि हमारी जो समता की या इक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही मैकेनिकल है। वो मैकेनिकल नहीं, उसको हमें डीपर तरीके से देखना पड़ेगा कि इक्वालिटी होती है तो उसका एक कनेक्शन, जैसे अंबेडकर को हम ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमें ये समझने की जरूरत है कि इक्वालिटी कोई अकेला ही प्रिंसिपल खड़ा नहीं है, वो उतना ही फ्रैटर्निटी से जुड़ा हुआ है, वो उतना ही लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, वो उतना ही जस्टिस से जुड़ा हुआ है। तो ये हमें थोड़ा सा हमारी समझ को आगे लेके जाना पड़ेगा। और इतिहास की भी जो समझ है, इतिहास की जब बात आती है तो इतिहास तो हमेशा एक कंटेस्टेशन का एरिया रहा है, क्योंकि वो इतिहास हमारे खुद के समूह की एक स्टोरी हमें बताता है, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। तो जो हमें शायद इससे शुरू करना पड़ेगा कि हम हमारे इतिहास का जो भी एक रिप्रेजेंटेशन है उसको क्वेश्चन करें, और दूसरी तरह से हम हमारे जो भी प्रिंसिपल्स के साथ हम जिसके बेसिस पे हम ये सोच रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लोर करके देखें कि क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा क्या गया है, और उसको हम समझे, और उसके लाइट में हम इसको देखने की कोशिश करें कि हमारे अनुभव का अर्थ क्या है। मुझे लगता है बस आगे जो भी सवाल आएंगे उसके हिसाब से हम और चर्चा कर सकते हैं। शुभम, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और चैट में भी एक सवाल आया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आईआईटी में कहाँ लोगों को अनुभव होती है, इसके बारे में अगर कुछ बोला जाए कि आईआईटी में कास्ट का क्या अनुभव रहा है, तो यदि इसके बारे में भी शुभम आप कुछ कह सकें तो अच्छा होगा। जी। तो प्रोफेसर चौधरी ने काफी अच्छी तरीके से जो आरक्षण का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से समझाया है। तो वही जो काबिलियत है, वो उस काबिलियत को अपनी परिस्थिति, मतलब सामाजिक परिस्थितियों और जिस व्यक्ति की काबिलियत आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की जो परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों का परिणाम ना देखकर उसको एक प्रकार से, माने अगर किसी के में काबिलियत की कमी है तो उनके शरीर, उनके माइंड में ऐसे कोई कमी है वैसे देखा जाता है, ना कि ये इनकी परिस्थितियों, जो भी परिस्थिति रही है वहां से उठ के वहां से आप यहाँ तक आ पाए हैं, वो सब नजरअंदाज कर दिया जाता है। और बात रही आईआईटी में डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो बहुत छुप छुप के, मतलब ऐसे सटल तरीके से चलता है। तो जैसे जो रैंक का जो पूरा रैंक पूछने का जो कल्चर रहता है कि आप किसी भी हॉस्टल में जाते हैं, आप फ्रेशर हैं, आपको अपना फ्रेशर का एक इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रो हर सीनियर आपसे पूछेगा, और वो सीनियर, मतलब वो इंट्रोडक्शन में तीसरे या चौथी लाइन होती है कि मेरी रैंक ये थी, और वो रैंक एक सिंपल स्ट्रेट अवे गिव अवे है कि अच्छा मैंने रिजर्वेशन लिया या मैंने रिजर्वेशन नहीं लिया। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे वो धीरे धीरे हाईलाइट होती रहती है, और तो कई चीज़ों में निकल के आती है, सिंपल चीज़ों में, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन खाते हैं, आप ये जो छोटे छोटे मामूली से जो है, बट उनसे होता क्या है कि जो जाति की जो हिंसा है, जहाँ से हिंसा आ रही है
वो तो एक भीड़ है, वो अनोनिमस है, वो किसी से भी आ सकती है। रूम में 6 लोग हैं, उसमें से 5 ऊंची जाति के, तो किसी से भी आ सकती है। बट जिस पे हिंसा आ रही है उसको पता है कि क्यों आ रही है, क्यों ही मुझे ही बार बार सिंगल आउट किया जा रहा है, क्यों मुझे रैंक बताते हुए लग रहा है ऐसा, या क्यों मुझे हिचक हो रही है। आ, तो उसमें एक एक विशेष अकेलापन भी आ ही जाता है। बिकॉज हर समय, मतलब आप जहाँ भी चल रहे हैं कॉलेज में, और वो छोटी छोटी चीजों में वो आपको दिख जाएगा, ऊंची जाति वालों को नहीं दिखे। और वहां पे आप हर समय एंग्शियस हैं, हर समय आप व्याकुल हैं कि कहीं ना कहीं से मेरे अस्तित्व, मेरे वजूद पे सवाल तो नहीं खड़ा हो जाएगा, मेरी काबिलियत पे सवाल तो नहीं खड़ा हो जाएगा। और वो, मतलब वो काफी परेशानियां तो पैदा करता ही है। आगे आगे सवाल के साथ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। हाँ, ये बातें लगती छोटी छोटी हैं, लेकिन ये शुरू से ही किसी को एहसास दिला देती हैं कि आपका यहाँ स्वागत है या नहीं स्वागत है ना। और वो फिर उसको भुलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। वो जैसे हमेशा परछाई की तरह आपका पीछा करता रहता है। अंत में मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगी, एक सौम्यव्रता से और एक यशपाल जी से। तो सौम्यव्रता, आपने बहुत बरसों से अंबेडकर का अध्ययन किया है और अंबेडकर पर किताब भी लिखी है। तो आप संक्षिप्त में हमें अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोई एक खास बात। और मैं खास करके ये जानना चाहूंगी कि उनकी, अंबेडकर की आवाज में, अंबेडकर की भाषा में, उनके लिखने की शैली में वो क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, जो आपको लगता है कि ये इनकलाबी बात है? तो अगर आप उसके बारे में कुछ कह सके। और यशपाल जी, ये सवाल रितिका खेड़ा ने भेजा है आपके लिए। अम, आ, आपने बात की थी कि जो लोग आज ये यूनिवर्सिटीज़ में, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में हैं, वो जो हाशिए पर लोग हैं, वो, उनके पास अपनी पीड़ा व्यक्त करने का या साझा करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है। तो एक तरह की घुटन सी है जो हमारे वातावरण में रहती है। तो रितिका ये जानना चाह रही हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आपके ख्याल से क्या किया जा सकता है इसके बारे में? इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर कोई कदम हम उठा सकते हैं, किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं? तो शायद यशपाल जी आप पहले कहें और फिर हम अंबेडकर की बात से ये वाली चर्चा का अंत करेंगे, और फिर देख लेंगे अगर छात्रों के कोई सवाल हो या कोई अपना अनुभव के बारे में बताना चाहे, कुछ व्यक्त करना चाहे। नहीं, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो वातावरण बदलने की बात है, वो इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के बिना असंभव है। और इंस्टीट्यूशन ने अगर ये रिकॉग्नाइज किया है कि कास्ट का अनुभव एक तरह का डिसेबलिंग अनुभव है, एक तरह से अपाहिज कर देने वाला अनुभव है, और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी 2 तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक तो उसका जो एक काउंसलिंग सपोर्ट है, जो भी एक तरह का, जैसे शुभम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो भी एवरीडे, जो भी रोजमर्रा की इंटरेक्शंस में, लेन देन में एक जो चुभन होती है कि भले बात नहीं किया हो, कोई मुंह पे नहीं कहेगा कि यू आर नॉट वर्थ इट, बट वो जो उनके गेज में है, उनकी नजर में है, वो जो वेदना होती है, वो जो आ, 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 जिस तरह की एक अवमानना का अनुभव होता है, उसको हम कैसे दूर करें? उसके लिए इंस्टीट्यूशन ये कर सकता है कि जो भी एक तरह का
काउंसलिंग क्लिनिकल सपोर्ट है एक व्यक्ति को हेल्प करने के लिए, वो किया जाए। दूसरा, ये रिकॉग्नाइज किया जाए कि कास्ट से इस तरह के अनुभव लोगों को फील हो सकते हैं, तो उसके लिए जो एक गाइडलाइन बनाया जा सकती है, एक समझ, एक इंटरेक्शन, जिस इन विषयों पे एक चर्चा करके एक 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 कोलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात हो सकती है कि इंस्टीट्यूशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है। जैसे अलग अलग तरीके से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे पास अलग कमिटी है, एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है, और उसको हम भली भांति अभी समझते हैं, फैकल्टी के रोल में समझते हैं, एक स्टूडेंट के रोल में समझते हैं, बट उस तरह से हम कास्ट की डिसेबिलिटी को नहीं समझते हैं, क्योंकि कास्ट पहले से ही हमें ये सोच, इसीलिए जो पहली बात मैं कहना चाह रहा था कि उसके लिए एक तरह का करेज चाहिए, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एंटी कास्ट तरह का एक एटीट्यूड चाहिए, और जो भी एक और इंस्टीट्यूशन कर सकता है कि एटलीस्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ना पॉसिबल हो, बट एक पीसमील चेंजेस ला सकता है, जिससे कि जो पर्सपेक्टिव्स है अलग अलग तरह के माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स के, भले वो दलित्स हो या मुस्लिम्स हो, विमेन हो या मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स हो, उनके जो अनुभव है, उनके अनुभवों को समझने की, रिस्पेक्टफुली समझने की, उसके ऊपर डायलॉग होने की एक जरूरत है, वो एक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट जो लिटरेचर है इन सब अनुभवों को जिस जो वोकल कर रहा है, वो अवेलेबल करे सबके लिए। वो लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं, हम अगर अंबेडकर का भी लिटरेचर खुद ढूंढने जाते हैं तो हमें एक बार सब वॉल्यूम नहीं मिलते हैं, और ये भी हम नहीं समझते हैं कि लोग एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। अंबेडकर एंड इतना आसान है कि कैटेगराइज करके चले कि दलितों के ही थे, पर जब हम पढ़ते हैं एक जो सेंट्रल किताब उनकी हमेशा जो सबसे बुनियादी, सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको अगर हम खोल के भी देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो तो बात कर ही नहीं रहे हैं जाति के पीड़ित लोगों से, वो तो उनसे बात कर रही है जो जाति की पीड़ा पैदा करने वाले, जो अपर कास्ट कम्युनिटी है, उससे बात है। वो जो भाषण है, वो भाषण का ऑडियंस दलित नहीं है, और वो सबसे महत्वपूर्ण किताब है। तो इसी में हमें ये एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन ये कर सकता है कि वो एक्सेस पैदा करे, वो एक एटलीस्ट डायलॉग की एक पॉसिबिलिटी पैदा करे, तो कुछ एक सोच विचार के चेंज के लिए कुछ एक प्रारंभ हो सकता है। हाँ, तो सिमोना, मैं बोलूं? हाँ, सॉरी, मैं म्यूटेड थी। मैं सिर्फ कोई ये बात कहना चाह रही थी जी, कि आप आपने ये बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और हम इसके बारे में सोच सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट मिलकर इसके बारे में सोच सकता है, और आईआईटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हाँ, सौम्या व्रत, आप बोलिए जी, आप। जी, हाँ। जी, 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 जी। हाँ, नहीं, आपका सवाल तो खैर बहुत बड़ा सवाल है, तो उस पर तो बहुत ही अधूरी बात कही जा सकती है, लेकिन यशपाल जी ने जो ज़रूरी बात है पहले से बोल दी है कि जैसे एनालिसिस ऑफ कास्ट जैसा महत्वपूर्ण जो उनका सबसे पहचाना जो उनकी किताब है, ये जो भाषण अधूरा रह गया था, बोला नहीं गया था, वो सबके लिए है और ख़ासकर उनके लिए है जो ये हालात पैदा करते हैं। तो ये जो समझ लोगों की है कि अंबेडकर सिर्फ एक बहुत पर्टिकुलर, एक बहुत ही खास सामाजिक तबके से ही जुड़े हैं, ये बात बिल्कुल जुड़े हैं, लेकिन बिल्कुल जुड़े रहने से ही आप सबके हो सकते हैं। ये बिल्कुल दूसरे दिशा से सोचने की जरूरत है। और अम्बेडकर इस मामले में हमारे लिए वो रोशनी डालते हैं इस पूरी प्रक्रिया, उनके जीवन में भी और उनकी सोच में भी, कि बिल्कुल लोकलाइज्ड कॉन्क्रीट रियलिटी से ही आप सबके बन सकते हैं। वो पूरी जो प्रोसेस होती है सोच की, उसमें ऐसी जद्दोजहद होती है कि पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन उसी से यूनिवर्सैलिटी पैदा होती है। यूनिवर्सैलिटी सिर्फ हवा में हवाई तरीके से नहीं पैदा होती, और पर्टिकुलैरिटी से सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बचती, आइडेंटिटी से यूनिवर्सैलिटी पैदा होती है। आइडेंटिटी के द्वंद्व से, समाज के द्वंद्व से आइडेंटिटी की जो खास लोकलाइजेशन है, उसका जो तजुर्बा है और उससे जो सोच आती है, उससे यूनिवर्सैलिटी पैदा होती है।
और अंबेडकर उसकी उसकी मिसाल है, और वो अकेले नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आज इस मिसाल को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक ओवरऑल बात है। लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें आपने, मैंने 4-5 बातें मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, मैंने खुद जो काम किया है, खास मेरी लोकलाइजेशन जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बात है, हमारी यूनिवर्सिटी जेएनयू वगैरह, वो तभी संभव हुई जो सिर्फ मेरे सो कॉल्ड पढ़ाई लिखाई से नहीं आई। वो तो उसका हिस्सा तो है, मैं और भी चीजें पहले करता रहा हूँ। ये इसका जो जिस दहलीज पर मैंने अम्बेडकर पे इस तरह का काम करना शुरू किया और उससे किताब भी निकली है वगैरह वगैरह, ये आई है हमारी यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज के आंदोलनों से, और वो खास अम्बेडकराइट आंदोलन है। अम्बेडकराइट छात्र संगठन की तरफ से और संगठन से अलग भी जो छात्र आंदोलन है, मिलाकर उनकी प्रेरणा से मेरा काम बन पाया है, और सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, उनके साथ जुड़कर। तो इसलिए मेरी किताब का पूरा जो भी काम है वो कंपैरेटिव है, और वो सामूहिक है, वो कलेक्टिव है, और बहुत बहुत ठोस तरीके से मैं कह रहा हूँ। इसमें एक आईआईटी का बहुत बड़ा रोल है, आईआईटी चेन्नई का, आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली में मैं आ चुका हूँ, अम्बेडकर पेरियार रीडिंग सर्कल से मैं जुड़ा रहा हूँ। चेन्नई के अम्बेडकर पेरियार रीडिंग सर्कल में पहली बार आज से कुछ 6-7 साल पहले सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी अम्बेडकर को पढ़ने को लेकर, कि अम्बेडकर ने हिंदू समाज के बारे में क्या बोला है, नहीं बोला है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा था, उन्होंने जो अम्बेडकर के नाम पर बहुत गुणगान करते थे पर पढ़ा कभी नहीं था, उन्हें कह रहे अरे अम्बेडकर ने ऐसा कैसे बोल दिया। तब जरूरी हो गया उन छात्र जो रीडिंग सर्कल था अम्बेडकर पेरियार रीडिंग सर्कल चेन्नई में, मैं कहा नहीं, आपको पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, आप सिर्फ गुणगान करते रह जाएंगे, क्योंकि वो आपके फायदे में। तो ये तो कॉन्क्रीटली पढ़ने की जो जरूरत पैदा हुई मेरे अंदर, वो अम्बेडकराइट आंदोलन से हुई है, मेरे खुद की सिर्फ स्कॉलरली बात नहीं। ये पहली बात मैं कहना चाहता था। दूसरी बात ये है कि अम्बेडकर के काम में मुझे लगता है कि कम से कम तीन तीन जो आयाम है उनको अलग से नजर में रखने की जरूरत है। पहला आयाम है, जैसे कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक या क्रिटिकल या एनालिटिक, जो समाज की, मैंने अपने काम में भी इस बात को कहा है कि अंबेडकर एक तरह से समाज के लॉजिक का विश्लेषण करते रहे, और उस विश्लेषण करने में उन्होंने कभी थकान महसूस नहीं की, मतलब करते रहे तो आखिर तक करते रहे। और उस विश्लेषण का एक बहुत बड़ा थीसिस है, एक बहुत बड़ा शोध उनका है, जिस वो कहते हैं कि समाज हमारा समाज, उसका हिंदू भी एक नाम है, हिंदू समाज, पर जैसा भी आप कहना चाहें, हमारा समाज एक समाज के रूप में ही प्रति समाज, एंटी समाज, सोसाइटी एज एंटी सोसाइटी, सोसाइटी इटसेल्फ इज एंटी सोशल। ये बहुत गहरी द्वंद्वात्मक बात अंबेडकर ने प्रॉपर सोशल एनालिसिस से रखी। इसलिए जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत जरूरी चर्चा हो रही थी ना, कि हमारे देश में मेजॉरिटी भी अपने आप को क्यों पीड़ित मानता है, क्योंकि मेजॉरिटी टोटलिटी नहीं है ना, मेजॉरिटी खुद ही एक तरह से सेल्फ फ्रेगमेंटेड है। मेजॉरिटी को टोटलिटी की कॉन्फिडेंस नहीं है। इन दैट सेंस मेजॉरिटी हर समय अपने आप को डिफेंसिव, एक तरह को जो साइकोलॉजी में कहते हैं ना, पैसिव अग्रेसिव, मेजॉरिटी अपने आप को पैसिव अग्रेसिव मोड में पाता है। और उसी का एक लक्षण है जो आज के दौर में बार बार अपने आप को पीड़ित बताना और पीड़ित के लिए होड़। इसका अंबेडकर ने बहुत ही क्रिटिकल क्लैरिटी से, बहुत ही समझ के साथ चीजों को रखा, जिन्होंने कहा था ग्रेडेड सोसाइटी, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ पावर। तो जो मेजॉरिटी में है वो भी उस ग्रेड के ही लेवल पर है, यानी कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो खुद को भी बटा पाता है, पूरी तरह से टोटलिटी पर उसका उस तरह ग्रिप नहीं है, उस तरह भले इन दैट सेंस आप फैशिज्म और ब्राह्मणिज्म को बिल्कुल एक तरह से नहीं देख सकते। फैशिज्म में तो पूरी तरह से सोसाइटी को ग्रिप कर लेता है, ब्राह्मणिज्म करते हुए भी फिसल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक तरह से सेल्फ माइनॉरिटाइजिंग है, अपने आप को वो बांटता रहता है, और इसलिए आप अपने आप को भी पीड़ित, वो कहता है कि डिफेंसिव हो जाता है, हम पीड़ित हैं, हम असली पीड़ित हैं, ये नहीं हम हैं। और जब ब्राह्मणों ने कहा है हम नए दलित हैं, यूपी में हो चुका है, हम नए दलित हैं। खैर, तो ये एक लेवल है अंबेडकर को। बट दूसरा लेवल जो अंबेडकर को पढ़ने में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल।
संवैधानिक लेवल, उसमें स्टेट, राज्य का एक बहुत बड़ी भूमिका है राज्य की। अम्बेडकर खुद उस राज्य को बनाने में बहुत बड़े एक हिस्सेदार रहे, लेकिन राज्य की समझ भी, राज्य की समझ क्या है, और उसमें अम्बेडकर जिसको कहते हैं रियलिस्ट थे, सिर्फ आइडियलिस्ट भी नहीं थे, वो रियलिस्ट थे। यानी कि राज्य पावर से जुड़ी हुई चीज है, राज्य में पावर सर्कुलेट करता है, और पावर पर जाहिर है कि वर्चस्व की बात होती है। किसी एक तबके का, किसी एक कास्ट कॉन्फ़िगरेशन का होल्ड रहेगा, और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन चाहेंगे कि उस पावर में कम से कम, अगर पूरी तरह से उस पावर को न ले सके, कम से कम उसमें एक शेयर मिले। और वो चीज दोनों तरीके से होगी, वो पॉलिटिकली भी होगी और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में भी होगी। इसलिए अम्बेडकर ने अपनी स्पीच में कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि आरक्षण पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में भी आना पड़ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारा समाज अच्छा नहीं है, तो हमको उस न अच्छा होने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पावर का फंक्शन है इस लेवल पर, सिर्फ राइट्स का नहीं है। जब राइट्स, एक तबका पूरी तरह से राइट्स को अपने कब्जे में कर लेता है, तो राइट नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता, वो शक्ति बन जाती, ताकत बन जाती है। एक तबका दूसरे तबके पर ताकत का इस्तेमाल करता है, तब दूसरा तबका भी कुछ हद तक उस ताकत को छीनने की कोशिश करता है, कुछ स्टेट के लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट से, कुछ आंदोलन के माध्यम से। ये अम्बेडकर इसके बारे में रियलिस्ट थे, और उस लेवल पर वो चाहते थे कि स्टेट में रिजर्वेशन जैसे और पॉलिसीज हो जो कुछ समय तक कम से कम इस पावर के इंस्टीट्यूशन में थोड़ी सी पैरिटी लाए, थोड़ी सी फेयरनेस, जस्टिस ला सके। ये एक लेवल है। अगला लेवल जो है अम्बेडकर में, वो बहुत ही एक ऐसा लेवल है जिसमें चीजें थोड़ी सी और पॉलिटिकल, मतलब क्या कहें, मतलब उसमें ये द्वंद्व जो और गहरा होता है, वो ये है कि जब ऐसा होगा तब पावर में जब एक तरह से शेयरिंग ही नहीं पर कंपटीशन होगा, सोशल कंपटीशन होगा, काउंटर हेजेमनी, वर्चस्व और प्रतिग्रह वर्चस्व, काउंटर हेजेमनी भी होगा, तब समाज में एक तरह की सिविल कॉन्फ्लिक्ट पैदा तो होगी। उससे आप पूरी तरह बच तो नहीं सकते, पैदा होगी। लेकिन सिविल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सिविल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में वायलेंस या एक तरह से समाज का एंड ऑफ द सोसाइटी, ये नहीं। सिविल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आपको समाज में, जो आज के जमाने में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, समाज में एक दूसरे की खिलाफत के लिए क्या कहें, स्टैमिना की जरूरत है। सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे की खिलाफत करने में एक दूसरे की बात सुनने की स्टैमिना की जरूरत है। अम्बेडकर को कितनी ही इसकी, अभी टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पता चला अम्बेडकर को अपर कास्ट के लोग पॉलिटिकल सर्कल में इतनी ज्यादा अपमानजनक बातें कर चुके हैं कि अम्बेडकर ने उन अपमान का लॉजिक ढूंढकर कहा कि आपके अपमान का लॉजिक भी गलत है। परांजपे नाम के एक फॉरेन सर्विस के थे, उन्होंने कुछ कहा था कि देखिए, जो दलित, उस जमाने में दलित नहीं कहते थे, पर खैर जो डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, वो इस तरह चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो उनके खुद के हेरिडिटरी फंक्शंस के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सर्जन होगा वो जो लेदर का काम करता है, कि वो भी सीता है और सर्जन भी सीता है, तो सर्जन का काम लेदर वर्कर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हेरिडिटरी फंक्शंस आपके सर्जन की सर्जरी की तरफ ले जा रहे। इस तरह की अपमानजनक कैरिकेचरल बात की थी। तब अम्बेडकर ने कहा था, देखिए, आपके अपमान के लॉजिक को आप खुद समझिए। आप पहले से मानकर चल रहे हैं कि जो जातियां हैं वो सिर्फ लेदर का काम करने के लिए ही पैदा हुई। आपके अपमान के लॉजिक में गड़बड़ है कि आप समझते हैं कि जो लेदर वर्कर्स है वो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है उनका, वो ये नहीं कि वो एक तरह का लेबर है, जैसे सर्जरी भी एक लेबर है, कोई भी कर सकता है। ये विश्लेषणात्मक कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कर्सिव कॉन्फ्लिक्ट की जगह हमारी इतनी कम हो गई है आज कि करीब करीब खत्म ही हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है जो अम्बेडकर को पढ़कर हमें वापस इस पर आने की जरूरत। आखिरी बात ये है कि सैद्धांतिक, जहां से मैंने बात शुरू की थी, अम्बेडकर की बात में सैद्धांतिक, जो उन्होंने पूछा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, सैद्धांतिक समझ सबसे बड़ी बात। कॉन्स्टिट्यूशन तभी लिख पाए वो जब उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ सिद्धांतों पर बना है। सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उस सिद्धांत पर बने खड़े, और सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं।
इसमें अम्बेडकर ने बहुत जरूरी बात कही थी, सिद्धांत इंसान खुद बनाता है, सिद्धांत की जिम्मेवारी इंसान खुद लेता है। कुछ सिद्धांत गलत भी होते हैं लेकिन उसकी जिम्मेवारी भी इंसान लेता है। वो न भगवान पर उसको थोप सकता है न किसी और पर, चाहे वो क्यों ना, आजकल जैसा हो गया ना, हम कह देते हैं कि अरे अरे वो तो लॉ में, अरे अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, इंसान को अपनी आवाज में अपने सिद्धांतों की जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि वो उसकी सोच का उपज है। तो ये जो अम्बेडकर ने सोच के लेवल पर एक यूनिवर्सैलिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, मुझे आज के दौर में लगता है उसे वापस सिर्फ दोहराने के लिए नहीं, हमें खुद अपनी आवाज और अपनी सोच पर हमें उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना कि हम अपनी सोच के लिए, चाहे अच्छा हो या गलत हो, अपनी सोच के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और दूसरी सोच और उसकी आवाज को सुन सके। इतनी बात मुझे कहनी थी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी ये सब कहने के लिए। और आप सबका अंत में मैं यश शेख, बीएसपी के यश शेख और रौनक से पूछूंगी अगर कोई ख़ास सवाल हैं जो वो पूछना चाह रहे हैं। मेरे चैट बॉक्स में कुछ सवाल आ रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सवालों के उत्तर देने के लिए हमें शायद एक और सत्र का आयोजन करना पड़ेगा। एक तो बार बार आरक्षण के ही सवाल उठ रहे हैं कि जैसे ये सवाल इसके साथ हम सब वाकिफ हैं कि आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में मैं सिर्फ संक्षिप्त में यही कह सकती हूँ कि हमें शायद सवाल को बदलना होगा। हम ये क्यों नहीं पूछते कि जातिवाद कब तक चलेगा, हम ये क्यों नहीं पूछते कि जाति की मानसिकता हमारे साथ कब तक रहेगी। हम बार बार ये सवाल क्यों पूछते हैं कि आरक्षण का अंत कब होगा। आरक्षण तो एक स्थिति के लिए लागू किया गया है, अब जब तक वो स्थिति में अंतर ही नहीं आएगा तो हम इसके बारे में क्यों पूछते हैं। लेकिन यदि ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा, अगर आप में से कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहें, ज़्यादा समय तो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ इसके बारे में कहना चाहें तो शायद बहुत से बच्चे यहाँ हैं जो इसका उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरा मेरे ख्याल से ये जो आपने दोहराया है कि अंबेडकर जयंती पर ही नहीं कि अंबेडकर की बात की जाए, जो अंबेडकर की जो पावर है उसे अनुभव करने के लिए उन्हीं को पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हीं को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है और उन प्रश्नों पर सोचने की ज़रूरत है। एक खुली सोच, एक आज़ाद सोच के साथ, ये नहीं कि हम पहले से ही अपने प्रेजुडिसेस, अपने बायसेस लाएं कि उन्होंने वो ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन पढ़ने के लिए एक आज़ाद सोच चाहिए और फिर हम किसी भी लेखक को जान सकते हैं, उसके सोच के करीब आ सकते हैं। तो हाँ, ये आरक्षण के बारे में अगर आप आखिरी में कुछ कहना चाहें, यशपाल जी या शुभम, आप हाँ बोलिए। मैं एक संक्षिप्त में थोड़ा सा सोचना चाहूंगा कि ये जो सवाल है आरक्षण कब तक चलेगा, क्या हम आरक्षण को ऐसा एक तरह की एक इटर्नल नेसेसिटी की तरह से देखें, और इस तरह का जो एक बर्डन है इस सवाल में, एक तरह की एक चोट है, एक चुभ है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपीरियंस से ये सवाल उठ रहा है। कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस चुप जो भी एक पेन, एक जो पीड़ा है, उसको मैं समझने की कोशिश करूं कि ये कौन सी पीड़ा से ये सवाल उठ रहा है, कि ये कब तक हम बोझा ढोएंगे। बट ये उसके साथ जैसे प्रोफेसर सिमोना ने कहा, उससे ये सवाल अकेला नहीं है, ये सवाल बहुत से बाकी चीजों से भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम उसको अकेले में नहीं देख सकते कि सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है। आरक्षण किसी एक बुनियाद पे खड़ा है और वो बुनियाद को जब तक आप
नहीं एड्रेस करेंगे तब तक वो मतलब उसको निकाल के भी जो बुनियादी समस्या, जिस समस्या के समाधान के लिए आरक्षण का उपयोजन किया था, वो तो समस्या कहीं जाने वाली है नहीं। जैसे हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर दी, बट इनइक्वालिटी का जो इश्यू है हमारे ही समाज में नहीं है, सब समाजों में है। इनइक्वालिटी काइंड ऑफ परवेसिव रियलिटी एवरीवेयर। इनइक्वालिटी का इश्यू हम कैसे हैंडल करने वाले हैं? क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है? और जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो हम ये पूरा जो एक जो साचा है जिसके बेसिस पे हम सब खड़े हुए हैं, एक समाज जो हमने बनाया, उसका जो एक बेसिस बना हुआ है, जो जो नीचे दबे हुए लोग हैं, जो इस तरह इसका फाउंडेशन है, ये उस फाउंडेशन को ऐसा समझिए उसको, जैसे अम्बेडकर ने ये लॉजिक समझाया था कि आरक्षण जो है हमारा जो 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 पाया जिसे कहते हैं हम मराठी में, जो जो बेसिस है, जो कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका उसका बेसिस। यहाँ पे बहुत से सिविल इंजीनियर होंगे, वो जानते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बेसिस को मजबूत करने का प्रयास है, एक प्रयास है। आरक्षण कोई इटर्नल तरह का उपाय योजन नहीं है, वो उसका पॉलिटिसाइजेशन है, उसके अलग से अंग है। बट क्या हम उसको अलग लेंस से देखने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि एक आइसोलेटेड तरह का पॉलिसी जो इम्पोज किया गया है पीपल पे? क्या हम उसके इतिहास में, क्या उसके हम उपाय योजन में, या उसका ये जो एक रियल फंक्शन जो वो प्ले कर रहा है कि एक बुनियाद को वो जो नीचे दबे हुए लोग हैं जिसके ऊपर ये सब सोसाइटी खड़ी हुई है, उनको कुछ एक राहत देने का प्रयास है, जो बहुत कारगर भी नहीं साबित हो रहा है। क्या हम उससे बेहतर उपाय ला सकते हैं? तो आरक्षण निकालने में कोई मतलब इशू नहीं है। बट क्या हमारे पास अल्टरनेटिव है, या फिर सिर्फ हमारी चुभन से हम बात कर रहे हैं और जिसमें हम खुद की ही रियलिटी सोच रहे हैं, और ये हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारी रियलिटी कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, हम किसी आइलैंड पे नहीं रह रहे हैं, बट हम एक ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे हमारी रियलिटी एक बहुत बड़े रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है, हम एक कलेक्टिव रियलिटी का हिस्सा है। तो शायद उस तरह के सोच की भी जरूरत है। बट ये सवाल के, मुझे लगता है कि हम सबको इस सवाल के जो पीछे जो पीड़ा है, जिस तरह का एक्सपीरियंस है, जिस तरह का एक विक्टिम हुड की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी समझने की जरूरत है। बट उसके साथ हमें उसको उसके ऊपर सवाल भी उठाने की जरूरत है, और थोड़ा सा एक क्रिटिकल अप्रोच भी रखने की जरूरत है कि ये कोई अंतिम सवाल नहीं है, इससे आगे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जी जी, हाँ, मुझे एक ये भी लगता है कि हम इक्वालिटी और समता की बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी को, समता को ज़हन से अपनाने का काम बहुत मुश्किल है, और हम बार-बार से पीछे हटते जाते हैं। इसलिए जो भी प्रयोजन किए जाते हैं समता के लिए, उसको पहले नकारने की कोशिश होती है, क्योंकि जब तक आप उसको स्वयं अंदरूनी तौर से अपना लक्ष्य ना बनाएं, अपना सपना ना बनाएं, जब तक किसी और का ही सपना रहे समता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल है, कैसे ये सब अपना सपना बना सकते हैं, सब तो नहीं पर ज्यादा से ज्यादा लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल यहाँ, दीपक, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक छात्र हैं हमारे पीएचडी प्रोग्राम में, दीपक गुप्ता, वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो ये आखिरी सवाल होगा और फिर हम अंत करेंगे। हाँ दीपक, बोलिए। दीपक? हाँ, हेलो। एक्चुअली आई वाज नॉट अवेलेबल टू अनम्यूट दैट टाइम। बहुत अच्छी चर्चा रही, और मैं बस एक बात कहना चाहता था, पूछना चाहता था, बल्कि कहना चाहिए कि सर, आप लोग क्या सर सोचते हैं कि ये जो उपकारवादी सोच है कि हम दया दे रहे हैं, हम दान में आपको दे रहे हैं, ये आरक्षण की जो प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो अभिजात्य वर्ग में है, प्रभावशाली वर्ग में है, वो सामूहिक जिम्मेवारी लेने से कहीं ना कहीं रोक रही है। कि एक सामूहिक जिम्मेवारी को महसूस करना कि हमने ऐतिहासिक रूप से
भेदभाव किया है, दमन चक्र चला है अगर, तो उसके लिए ये प्रावधान है। तो ये जो चैरिटी वाला अप्रोच है, ये जो सोच है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है शैक्षणिक संस्थानों में, और ये अप्रोच वाकई आपने जैसा कहा कि डिसेबलिंग है। इसकी भूमिका कहाँ तक देखते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया दीपक। शुभम अगर कुछ कहें तो कहें, बस मैं भी थोड़ा सा बोलूं। मैं जो सवाल आया था उसके जवाब में सवाल ही उठाना चाहूंगा कि जितना संदेह पूर्वक नजर से आरक्षण को देखा जाता है, उतने ही संदेह से मान लीजिए आप अगर बाहर वेस्ट में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ के जो डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो डाइवर्सिटी जो शब्द है उसको उतने संदेह से नहीं देखा जाता है। और जो 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 सवाल है कि आरक्षण कब तक खत्म होगा, उसको समझने का एक तरीका तो ये है कि आपको लगता है कि आरक्षण की वजह से आपको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस केस में भी मुझे ये सवाल क्यों नहीं होता है कि हमारे लिए और अवसर पैदा होगा, कि हर स्टेट में एक अच्छा कॉलेज हो, मतलब अवसरों को और बढ़ाने की बजाय हम आपस में जो मित्रता बन सकती है वो ना रख के हम आपस में लड़ने क्यों लग जाते हैं कि आपने मेरे अवसर ले लिए, इसने मेरे अवसर ले लिए। बट ये हमारी डिमांड क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि और ये बहुत ही जायज डिमांड है, बहुत ही बेसिक डिमांड है कि अवसर और ज्यादा हो, कि मुझे ऐसे आपस में एक दूसरे से इतना क्या बोले भीषण कंपटीशन करने की जरूरत ही ना हो। और दूसरा सवाल दूसरा नजरिया समझने का कि आरक्षण कब तक होगा, कि आपको लगता है कि इससे किसी प्रकार की एफिशिएंसी या क्वालिटी में डाइल्यूशन हो रहा हो, तो उस केस में भी ऐसा कोई ना तो कोई डेटा है हमारे पास, और उसमें भी विकास को हमें थोड़ा और ब्रॉड और खुले नजरिए से सोचना चाहिए कि विकास वो होगा जिससे समाज के वंचित वर्ग जो है, जो मेजॉरिटी में है जनसंख्या के हिसाब से, उनका विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या आरक्षण उस विकास के विरुद्ध जा रहा है। ये सवाल हमें पूछने चाहिए इस सवाल के साथ। सौम्यव्रता, एक और भी हाथ उठा है यहाँ, राघव गोयल का, सुन लेते, तो वो भी सवाल सुन लेते हैं और फिर जी। आप एक साथ अगर जवाब दे दें। हाँ राघव। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित कम्युनिटीज को मिसलीड क्यों करा? उन्होंने मनुस्मृति को जलाई, उन्होंने वैदिक कल्चर के अगेंस्ट बोला, जबकि ना ही वैदिक कल्चर में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखे कि कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेट करना है, और ना ही ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति में कहीं ये चीज लिखी हुई है। तो उन्होंने क्यों मिसलीड करा उन्हें? अच्छा ठीक है राघव। और अमित, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो, आई एम एडवर्ड। जी जी मैम, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ वो रिजर्वेशन वाले पॉइंट पे जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि रिजर्वेशन को जो नॉर्मली जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने काफ़ी IIT में भी डिस्कस किया, बहुत लोगों से डिस्कस किया, तो बार बार इसको रिजर्वेशन एज ए एडमिशन उसके देते, अगर रिप्रेजेंटेटिव को वो सोचे कि रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिजर्वेशन, मतलब आप IIT में देखो, आप IIM में देखो, कितने प्रतिशत प्रोफेसर्स की जॉब है, कितने प्रतिशत प्रोफेसर्स अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं, तो वो लोग खुद IIT में रिजर्वेशन तो क्वेश्चन करना, IIT में डाइवर्सिटी जैसे कि शुभम ने बताया, उस चीज़ को देखे, उस चीज़ को सोचे, तो मतलब उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में देखें और अपनी फैमिली में उस चीज़ को क्वेश्चन करें कि हम कितनी इंटरकास्ट मैरिजेज होती हैं, मतलब एग्जैक्टली कि हम रिजर्वेशन एज इन फैमिली विद इन आवर इंस्टीट्यूशन आसपास की उन चीज़ों में देखिए कि कहाँ ये हो रहा है, और रिजर्वेशन की जो अप्रोच की कब तक, तो जो अप्रोच जितना परसेंटेज एज पॉपुलेशन दिया था, क्या उतना पॉपुलेशन परसेंटेज ये अब तक आ चुका है क्या? कितने इंस्टीट्यूशन में आया? IIM में 1% SC ST OBC का 1% तक नहीं पहुंचा अभी तक, तो ये क्वेश्चन तो इन तक ही, मतलब यहाँ तक ही आ सकता है। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। हाँ शोमू, अगर आप इन सब नहीं सवालों को बिल्कुल एक साथ एक साथ, और बस ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि जो जरूरी बातें बोल चुके हैं लोग, और शुभम ने बोली, अभी अमित ने बोला, बिल्कुल सीधी बात है कि एक तो कि ऐसा कुछ नहीं है कहने को रिजर्वेशन की वजह से
एफिशिएंसी कम हो गई है या हमारा 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 जो डेवलपमेंट का, समाज का जो रास्ता है वो किसी तरह से लड़खड़ा गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कहने को। पहली बात यानी कि रिजर्वेशन की प्रॉब्लम सब्जेक्टिव है कि अपर कास्ट को या प्रिविलेज क्लासेस को उनको सब्जेक्टिवली दिक्कत होती है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव आधार नहीं है। पहली बात तो ये है। अब ये सब्जेक्टिव अगर दिक्कत होती है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम अपर कास्ट के साथ है, प्रॉब्लम अपर कास्ट के साथ है कि आप एक ही फील्ड में, एक ही यूनिवर्सिटी के जगह पर, चाहे वो हॉस्टल का कमरा हो, क्लासरूम हो, कहीं और हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने जो आप समझते हो कि हमारे ही साथ के लोग हैं, वहीं पर आप कंफर्टेबल फील करते हो, और वहां पर आपको लगता है कि कोई और आता है तो ये कोई और है, अदर है, और उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कहीं पर कि ये जो अदर है वो हमारी अपॉर्चुनिटी छीन रहा है। या इस तरह से अगर सोच, मैं नहीं कह रहा हूँ सबके साथ ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ सबके साथ ऐसा है, लेकिन ये एक सोच है जो जैसा यशपाल साहब ने कहा कि उससे भी एक पीड़ा पैदा होती है। जब ये सब्जेक्टिव आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है कि और कहाँ से आ गए, हम तो अपने आप में अच्छे खुश थे, तब आपके अंदर भी एंजाइटी पैदा होती है। लेकिन इस एंजाइटी का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट के आइडिया को पूरी तरह से ये ब्रूटल क्वांटिटेटिव तरीके से, और वो भी क्वांटिटेटिव में ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता है कि इनएफिशिएंसी। पहली बात ये। दूसरी बात ये है जो अमित ने बात कही कि आखिर में कि अगर आप देखें तो जो मार्जिनल तबके से लोग हैं, चाहे वो फैकल्टी में हो या चाहे स्टूडेंट्स हो, इतनी छोटी संख्या है, खासकर शिक्षक वर्ग में इतनी छोटी संख्या है कि ये कहाँ, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। इसमें दोनों बातें, एक जो माइनॉरिटीज के, मुस्लिम्स के केस में भी बहुत ज्यादा हमको समाज में दिखता है कि जो डेवलपमेंट का पूरा जो वो रहा है, पैटर्न रहा है, वो इतना अनइवन रहा है। कुछ तबके ही सिर्फ डेवलप होते हैं, अमीर होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, और दूसरों तबकों में इकोनॉमिक डिप्रिवेशन भी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में तो खास कर। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली थोड़ा सा उन्नति करते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, वो भी सब्जेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटेड ही रह जाते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन क्योंकि हम इसको फेस नहीं करना चाहते, इसलिए हम बार बार उसको एक तरह की मॉडर्निस्ट पूंजीवादी, जिस तरह से आप कहें, इसको सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल के टर्म्स में कहते हैं कि हाँ नहीं, हम तो इंडिविजुअल हैं, हम तो, हमारा कोई कास्ट थोड़ी है, हम तो सिर्फ मेरिट पर आधारित हैं। तो ये जो पूरी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको सामने लाने की बात समय से हो रही है, अम्बेडकराइट आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन आज ये प्रतिक्रिया जो इसके प्रति है कि नहीं नहीं, आप कास्ट की बात क्यों बार बार लाते हैं, कास्ट का नाम ही क्यों लाते हैं, द कास्ट नेम इटसेल्फ is considered to be a kind of violent utterance. कास्ट मत बोलिए। ये आज के रिएक्शन में बहुत ज्यादा हम इसका महसूस कर रहे हैं, और इसमें शैक्षिक संस्थानों में ये रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन शैक्षिक संस्थानों में ही परिवर्तन की कोशिश भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए दोनों तरफ है, दोनों तरफ। इसी को मैं कह रहा था कि एक तरह का एक सिविक डिबेट जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का भी चेहरा लेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करना डिस्कोर्स के लेवल पे, आर्गुमेंट के लेवल पे, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आखिरी बात कि even within the classes who are pro reservation, जो प्रोग्रेसिव है, उनको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये जो उपकारवादी बात हुई थी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि जो प्रोग्रेसिव है वो खुद उपकारवादी सोच का हिस्सा नहीं, उनको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। क्या वो रिजर्वेशन को समझते हैं कि इट इज अ पॉलिटिकल करेक्टनेस इसलिए रिजर्वेशन, या कि वो समझते हैं कि वाकई ये सामाजिक क्रांति, एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा, दो सामाजिक क्रांति जब तक नहीं हो रही है तब तक ये सवाल बार बार उठेगा कि क्यों रिजर्वेशन, और हम दूसरी तरफ से सिमोना का सवाल पूछेंगे, जातिवाद क्यों। ये जो हार्ड सॉफ्ट क्वेश्चंस की बात नहीं है, बट रियल क्वेश्चंस हैं, जो असलियत से जुड़े सवाल हैं, इनको पूछने की हिम्मत जो खिलाफ है रिजर्वेशन के, वो तो खैर नहीं पूछते हैं, जाहिर है, लेकिन जो साथ में है वो भी क्या पूछते हैं सब, उनको भी अपने बारे में, अपनी सोच पर एक तरह की पॉलिटिकल करेज, जो शब्द यशपाल ने कही थी, वो करेज, वो हिम्मत, उनको भी मुझे लगता है जरूरी है
कि उसको लाए। आखिरी ये जो मनुस्मृति वाली बात कही थी, कौन से ट्रांसलेशन का जिक्र हो रहा है मुझे नहीं पता, पर मनुस्मृति के ट्रांसलेशन मैंने एक से ज्यादा पढ़े हैं। जो बातें मनुस्मृति में कही गई हैं वो किसी भी तरह से बराबरी या आजादी या मित्रता का हिस्सा नहीं है। गैर बराबरी, दुश्मनी और घोर हिंसा से सराबोर है, भरपूर है। ये मनुस्मृति में मतलब पॉइंट बाय पॉइंट इसका वो हो सकता है। लेकिन मैं पूरी तरह तैयार हूं, या हम सब तैयार हैं कि इस तरह का डिस्कशन हर टेक्स्ट पर हो, चाहे मनुस्मृति ही क्यों ना हो। जी, बहुत बहुत आप कुछ कहना चाह रहे थे यशपाल जी? सवाल था कि अंबेडकर ने मिसलीड क्यों किया। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका आंसर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तरह का इनोसेंस है इस सवाल के पीछे, एंड दैट इज व्हाई मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा एक मिनट तो हमने देना चाहिए। तो मुझे ये कहना था, राघव जी आपने पूछा ये सवाल, राघव गोयल आज दिस क्वेश्चन ना। सो हाँ, तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि अंबेडकर ने मिसलीड किया, अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई या वैदिक लिटरेचर का जो भी एक विश्लेषण किया वो गलत है, तो आप सीधा सवाल अंबेडकर से क्यों नहीं पूछते? आप सीधा क्यों नहीं अंबेडकर के साथ निगोशिएट करते, डिस्कस करते, डिबेट करते, डिसएग्रीमेंट पैदा करते? आप क्यों अंबेडकर को आज भी अछूता ही रखते हैं, जो आप जाके उन्होंने, क्योंकि ये जो एक एक्ट था मनुस्मृति जलाने का, एक सिंबॉलिक तरीके का एक्ट था महाड़ के सत्याग्रह के समय में, और उसका उन्होंने पूरा जो लॉजिक था, जो एक्शन, कलेक्टिव एक्शन थी, उसका लॉजिक था, वो क्लियरली उन्होंने कम्युनिकेट किया था, और वो कभी अपोलोजेटिक नहीं रहे उनके इस तरह के कोई भी एक्शन के बारे में। तो आप क्यों उनसे एक कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते? ये मैं पहला करना चाहता हूं कि क्योंकि हमें एटलीस्ट गांधी जी से ये सीखना चाहिए कि गांधी जी वाज द वन हु ऑलवेज कम्युनिकेटेड विद अंबेडकर। ही स्टार्टेड ऑन अ वेरी डिफरेंट बेसिस विद स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट्स विद अंबेडकर, बट जैसे ही गांधी जी का, जैसे किसी के साथ हम बहुत डिसएग्रीमेंट हमारे दोस्त के साथ है, हम थोड़ा सा जब बात करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, जब हम थोड़ा सा एक करते कि हाँ मैं ऐसा समझता हूँ, इतना तो बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं बात कर ही सकता हूँ। तो इस तरह का जो एक कम्युनिकेशन, एक डायलॉग का एक वैल्यू है, जो गांधी अंबेडकर डायलॉग को हम समझने की कोशिश करेंगे तो गांधी जी के भी भूमिकाओं में अलग तरह का उससे परिवर्तन आया, और अंबेडकर भी समझ पाए कि गांधी जी कहाँ से आ रहे हैं और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह से वो सोच रहे हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। और दूसरा एक पॉइंट मैं कहूंगा, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, एंड हमें पता है कि अगर साइंस का हिस्ट्री देखेंगे, रॉयल सोसाइटी ने कितनी बड़ी भूमिका उसमें बजाई है। न्यूटन, जो भी हमें बड़े साइंटिस्ट लगते हैं, हमारे आदर्श, सब रॉयल सोसाइटी का हिस्सा थे। और रॉयल सोसाइटी का एक मोटो मैं हम सबके लिए कहना चाहूंगा, न्यूलेस इन वर्बा, जिसका मतलब यह है टेक नो वंस वर्ड फॉर इट। अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, गलत जलाई, सही जलाई, आप जाइए खुद देखिए। All the documents are available there for our analysis, judgment and rational exploration. तो हम क्यों कुछ चीजों को अछूता और कुछ चीजों को बहुत नजदीक समझते हैं? बस इसी सवाल के साथ मैं बस ये बिल्कुल इसी बात में, जलाने का मतलब न पढ़ना नहीं है। अंबेडकर, हाँ, जलाना, पढ़कर जलाना है, फिर जलाकर फिर पढ़ना है। हाँ। समझ रहे? हाँ, ये जलाना एक सिंबॉलिक एक्ट है, एक खास मौके पर है, महड़ के एक खास सत्याग्रह का एक, लेकिन जलाने का मतलब नहीं इसके बाद इसको छूना नहीं है, या छूतापन नहीं है। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जलाकर फिर पढ़ना है, फिर जलाना है नहीं जलाना है, इस पर हमें खुद सोचना है। अंबेडकर नहीं, आप सोचिए, हम सोचिए, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। पढ़ने से कोई चीज नहीं बचेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी सोच से कोई चीज ना बचे। ये अंबेडकर की बात नहीं है, हमारी सोच की बात। शुभम, आप कुछ कहना चाहेंगे एकदम अंत में? मैं बस यही, मतलब कि अंबेडकर जो मनुस्मृति जलाने की बात जो कर रहे थे, तो जिस पुस्तक को पढ़ने का अनुभव इतना वो रहा उनके लिए कि उन्होंने उसको जलाया, परंतु पूरा पढ़ के
तो इसको उतना हमें अम्बेडकर के जो क्रिटिक्स हैं उनको भी अम्बेडकर को ये देना चाहिए प्रिविलेज के वो पूरा पढ़ें, फिर बाद में डिसएग्री करें नहीं करें, ये उनकी विवेक का जो है परिणाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने सभी सवालों को बहुत उदारता से सुना और मन से, दिमाग से सोचकर अपने विचार प्रकट किए। तो आप सबका शुक्रिया और मैं बीएसपी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। और मैं आगे एक और सुझाव भी बीएसपी को देना चाहूँगी कि जैसे कि बार-बार सभी ने कहा है कि अम्बेडकर के विचारों के ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत है और उनसे खुद जूझने की ज़रूरत है। आप चाहे उनके साथ सहमत हों, ना सहमत हों, उनको पढ़कर इन विचारों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो शायद हम अनाइलेशन ऑफ कास्ट पर एक और चर्चा रख सकते हैं, जब हम सभी छात्रों से कहें कि आप अनाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़कर आएँ और कोई लेक्चर नहीं होगा, हम उस पर मिलकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने उस किताब को, उस भाषण को बहुत बार पढ़ा है, उसके बारे में सोचा है और कुछ लोग होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मिलकर उसके बारे में बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से ऐसे अगर हम प्रोग्राम्स के बारे में सोचते रहें तो उससे ही आपस में बातचीत करने का एक अलग तरह का स्तर बन जाएगा। हम बार-बार उन्हीं सवालों पर नहीं आएंगे, हम थोड़े अपने सवालों का घेरा भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। हम उसको हम अलग तरह के सवाल पूछने की क्षमता पाएंगे। तो बस इसी से हम आज का कार्यक्रम अंत करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank you, ma'am. Thank you. I'll just take one moment more to end this. पहले तो thank you to all the panelists for taking out time for such an important and insightful discussion. And second of all, जैसा मैम ने कहा कि हाँ, we also feel कि this discussion can only be a starting point for more such sessions to come. And we'll work on the suggestion and try to see if another such discussion on the same topic as ma'am suggested can be made, and maybe we can also try for much more forums and participations where exchange of ideas can be made possible. Thank you so much पूरे panel का आज time निकालने के लिए and to share their thoughts with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for inviting us, and this hosting is amazing program. Thank you. Thank you. Thank you.